नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, ये जो है शिक्षण कौशल के टेस्ट का जो है दूसरा पार्ट है, मतलब शिक्षण कौशल का ये दूसरा टेस्ट है। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि शिक्षण कौशल के टेस्ट के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें सभी टेस्ट को जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, ये दूसरा टेस्ट है और यहाँ भी आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज जो है क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आज भी हैं, तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि के जनक कौन है। कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि है। तो इसके जनक कौन से हैं दोस्तों? आज आपको वीडियो में मैं नहीं दिख रहा हूंगा, लेकिन क्वेश्चंस आपको बेहद बेहतरीन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन आपका है प्लेटो, सुकरात, हीगल और अरस्तु। तो प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता दोस्तों कौन है? तो आपको पता है, आपको बताया भी जा चुका है, बहुत अच्छे से आप लोग उत्तर दे रहे होंगे। जितने भी साथियों का उत्तर बी आया है उनका उत्तर बिल्कुल जबरदस्त है, एकदम बढ़िया है। क्या है? सुकरात। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? सुकरात है। तो चलिए चारों ऑप्शन है, इनके जन्मदाता देख लेते हैं। ये किन किन विधियों के जन्मदाता हैं? तो प्लेटो को आपको बताया गया है कि ये संवाद विधि के जन्मदाता है। कौन सी विधि के? संवाद विधि के जन्मदाता है। हीगल जो है ये तर्क विधि के जन्मदाता है। किस विधि के? तर्क विधि के। और अरस्तु को आपको पता है कि ये आगमन निगमन विधि के जन्मदाता हैं। आगमन निगमन विधि के जन्मदाता कौन है? अरस्तु है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है, तो इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सनातन धर्म सम्मेलन कहां हुआ था? तो दोस्तों देखिए, सनातन धर्म सम्मेलन ये 68,500 की परीक्षा में पूछा गया था। 68,500 की परीक्षा में पूछा गया और मेरा ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ था ये समझिए। मेरे दिमाग में सही उत्तर चल रहा था, लेकिन मैंने लिखा गलत था क्योंकि ऑप्शन तो थे नहीं। दिमाग में मेरे क्या चल रहा था दोस्तों? आपने उत्तर दे दिया होगा, इसका सही उत्तर है शिकागो। क्या है? शिकागो। लेकिन मेरे दिमाग में शिकागो था और मैंने लिखा था न्यूयॉर्क, जो कि गलत हो गया था। ठीक है, इतने बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें मैंने पढ़ रखी थी दोस्तों, हिस्ट्री में भी है और यहाँ तो थी ही चीजें। उसके बावजूद जो है, आप सोचिए, हो सकता है अभ्यास की कमी रही हो या फिर वहां पर दिमाग थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया और न्यूयॉर्क मेरे दिमाग में, जैसे केरल और उड़ीसा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उसी तरह न्यूयॉर्क और शिकागो में कंफ्यूजन हुआ और शिकागो की बजाय मैंने न्यूयॉर्क लिख दिया। तो ये क्वेश्चन गलत मत करिएगा, संभवतः हो सकता है कि प्रश्न पूछे ही लिया जाए। बात आई कि कब ये धर्म सम्मेलन हुआ था, तो 1893 में हुआ था। कहां हुआ था? 1893 में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? शिकागो में हुआ था। सम्मेलन का नाम क्या था? सनातन धर्म सम्मेलन। और कौन भाग लेने गए थे दोस्तों? तो आपको पता है, स्वामी विवेकानंद। कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद गए थे। और जब ये वहां पर गए, सम्मेलन में शामिल हुए, तो दोस्तों इनको जो है देखकर लोग वहां पर इनका मजाक उड़ाने लगे। ठीक है, लेकिन जब ये वहां पर गए बोलने के लिए ना, तो इन्हें कहा गया कि आपको 0 मिनट दिया जाएगा और इन्होंने उसी 0 पर भाषण शुरू किया और वहां पर इन्होंने बोला कि जो है अमेरिका के भाइयों और बहनों, इसी पर पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सम्मेलन गूंज उठा। और दोस्तों वहीं से इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तूफानी हिंदू भी कहा जाने लगा। तो ये प्रश्न भी आपका तैयार कि तूफानी हिंदू। ठीक है, 1893 समझ लीजिए, स्वामी विवेकानंद, सनातन धर्म सम्मेलन, शिकागो। और 1893 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि जो महात्मा गांधी जी थे, ये 1893 में ही कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, कहां गए थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका गए थे। इनका एक सेठ था, अब्दुल्ला सेठ, उसी का जो है केस के लिए, केस के सिलसिले में ये कहां गए थे? ये गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो ये चीज आप समझ गए, 1893। ठीक है, एक क्वेश्चन में और आपको 1893 के बारे में बता दूं कि 1893 में ही बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति उत्सव प्रारंभ किया था। क्या किया था? गणपति उत्सव। ठीक है, जिसे गणेशोत्सव आप कहते हैं ना, तो गणपति उत्सव जो मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, ये भी 1893 में ही शुरू किया गया। किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, तो 1893 के बारे में आपने 3 चीजें अच्छी अच्छी देख ली। आगे चले दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी शिक्षा के विरुद्ध बीमा होनी चाहिए। अब ये तो आपको उत्तर एकदम अच्छे से याद ही होना चाहिए कि बेरोजगारी शिक्षा के विरुद्ध शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होनी चाहिए। अब देखिए, ये किसने कहा है दोस्तों?
तो बिल्कुल बेरोजगारी की बात हो रही है। इसका मतलब जब इन्होंने शिक्षा में बेरोजगारी की बात की तो ये जो भी होगा ये वो चाहता होगा कि बालकों को रोजगार मिले। इसका मतलब रोजगार परक शिक्षा वाले होंगे। तो रोजगार परक शिक्षा, ठीक है। जब भी इसकी बात आए या बुनियादी शिक्षा की बात आ जाए, मतलब शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे रोजगार मिले, तो वो कहां आप लगा देंगे? महात्मा गांधी जी को तुरंत लगा देंगे। डन है। अब देखिए, बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती की स्थापना कर दी, शांति निकेतन की स्थापना कर दिए, ठीक है। और इन्होंने कहा, देखिए इनको गीतांजलि पर कब 1913 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब देखिए क्या गीतांजलि की मूल प्रति पर दिया गया था? तो दोस्तों नहीं, इसी का अंग्रेजी अनुवाद जो था, उसी अंग्रेजी अनुवाद पर क्या हुआ कि इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि शिक्षक को लैंप के समान बताया है। कैसे? लैंप के समान। कैसे लैंप के समान बताया है? इन्होंने कहा कि एक लैंप दूसरे लैंप को तब तक प्रकाश नहीं दे सकता जब तक वो खुद ना जले। मतलब अध्यापक तब तक दूसरे को शिक्षित नहीं कर सकता जब तक वो खुद अच्छे से शिक्षित ना हो, खुद अच्छे से ना पढ़ा हो, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने शिक्षक को लैंप से कंपेयर किया। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने बहुत सारी चीजें देख ली। अभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और भी चीजें थी। क्या था दोस्तों? इन्होंने जो है 1 मई 1897 को क्या किया था? वेलूर के पास, वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन, देखिए ये इनके बारे में देख लीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1800 कब हुआ था दोस्तों? 97। अगर पूछे तो 1 मई को, ठीक है। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। गीजूभाई बधेका के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम पहले आप जान लीजिए, पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका। पूरा नाम क्या है? गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका, ठीक है, ये जान लीजिए। और इनकी एक पुस्तक है दीवा स्वप्न, वो बहुत बार पूछी जाती है। दीवा जो है, दीवा स्वप्न इनकी पुस्तक है, ये भी आप समझ लीजिए गीजूभाई बधेका की पुस्तक है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इन्हें मूंछों वाली मां के नाम से भी जाना जाता था, ठीक। तो ये आपके प्रश्न यहां पर तैयार हो गए। आगे चलते हैं। चौथा है कि मौन, ठीक है, मौन किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है? चलिए ये भी बढ़िया प्रश्न है कि मौन, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि मौन किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। तो आपको एकदम पता होगा कि अध्यापक बोल रहा है, हाथ वक्त हिला रहा है और बच्चे शोर कर रहे हैं और अचानक से अध्यापक एकदम चुप हो जाए, तो बच्चे शांत हो जाते हैं कि अध्यापक चुप क्यों हो गए, ठीक है। तो ये क्या किया? अध्यापक ने अपने उद्दीपन परिवर्तन, जो वो उद्दीपन कर रहे थे, उद्दीपन आप समझते हैं ना, जो अध्यापक हाव भाव भंगिमा ये सब परिवर्तित करते हैं, वो उद्दीपन के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ठीक है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो जाएगा आपका मौन, ठीक है। बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हाव भाव में कोई परिवर्तन हो, स्वर में उतार चढ़ाव होता है, भावों का केंद्रीयकरण होता है, तो वो किस में आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आता है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि निम्न में स्थायीकरण कौशल किसे कहा जाता है? तो उत्तर आप लोग देते रहिए, ठीक है। और कल दोस्तों, कल के लिए एक सूचना है कि हो सकता है कल की कुछ क्लासेस जो हैं और ना आ पाए शाम की, क्योंकि हो सकता है कि कल नवाबों के शहर लखनऊ में जाना पड़ जाए मुझे। और अगर मुझे लखनऊ जाना पड़ा तो संभवतः शाम की क्लासेस ना हो पाए, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो शाम की क्लास है वो जो है मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके रख दूंगा, ताकि शाम को आपको आपके समय पर उपलब्ध हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अस्थायीकरण कौशल। आप लोगों ने उत्तर देना शुरू कर दिया होगा, जितने भी साथी उत्तर दे रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ये क्या होता है अस्थायीकरण कौशल, आपको मैं बार बार बताता हूं कि आप रिवीजन करिए, रिवीजन करने से ही चीजें क्या होती हैं? परमानेंट होती हैं, स्थायी हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी कौशल का तो हम लोग उपयोग करते हैं और मैं इस कौशल का बहुत ही ज्यादा उपयोग करता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनरावृत्ति कौशल। और यही कौशल क्या होता है? स्थायीकरण कौशल होता है। पुनरावृत्ति करके अगर आप पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो चीजें क्या हो जाएंगी? एकदम स्थायी हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब आगे देखिए, अब बाकी के कौशल आपने पढ़े भी हैं, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आपको मौन बता दिया गया है, हाव भाव भंगिमा पे परिवर्तन बता दिया गया है, ठीक है। भावों का केंद्रीकरण अगर आपसे पूछे तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। उद्देश्य कथन में क्या होता है दोस्तों कि ये जो है जो आपका पाठ प्रस्तावना है उसका क्या होता है? ये द्वितीय चरण माना जाता है। कौन सा द्वितीय चरण माना जाता है? एससीईआरटी की किताब में द्वितीय चरण माना गया है, ठीक है।
तो वो आप समझ सकते हैं। और दोस्तों देखिए, प्रश्न कौशल से क्या होता है, ये जो है प्रश्न करने से बच्चों का जो ध्यानाकर्षण होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक कौन सा है। 69,000 की परीक्षा में पूछा गया था और आपको जो मैंने वो क्लास दी है उसमें एकदम स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है, पूर्व ज्ञान है। कैसे, जब आप प्रस्तावना निकालते हैं, आपने टीचिंग की होगी, उस समय जब आप प्रस्तावना निकलवा रहे थे तो क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले, पाठ प्रस्तावना शुरू करने से पहले बालक का जो पूर्व ज्ञान है उसी से जोड़कर आप आगे के चैप्टर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान जो होता है वो पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक होता है। ठीक, आगे चलें, आगे चलते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न है कि पाठ योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग उत्तर दे रहे होंगे दोस्तों, संभवतः आप लोगों का उत्तर आ भी गया होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए पंचपदीय प्रणाली के जनक, ये भी 68,500 की परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचपदीय प्रणाली, शिक्षण कौशल में पंचपदीय प्रणाली या पाठ योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है। तो दोस्तों क्या बताएंगे आप, हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर है पंचपदीय प्रणाली के जनक। ठीक है, बात करें अन्य ऑप्शंस पर तो फ्रायड, फ्रायड क्या है, मनोविश्लेषणवादी हैं। अब इनके बारे में जान लीजिए कि इन्होंने लिबिडो की अवधारणा दी। किसकी अवधारणा दी, लिबिडो की अवधारणा दी। इसके बाद जो है इन्होंने कहा कि बालक को जो भी बनना होता है वो शुरू के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा है ये, फ्रायड ने कहा है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रायड के बारे में और भी बताएंगे, जब चेतन अचेतन आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां भी चेतन अचेतन में भी फ्रायड का नाम आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। ठीक है, अब बात करें हैविंग हर्स्ट की, तो हैविंग हर्स्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम आप लोगों को याद होगा। ठीक है, क्या था दोस्तों, अ सर्वे ऑफ। ठीक है, देखिए हैविंग हर्स्ट की जो पुस्तक थी वो क्या थी, अ सर्वे ऑफ। ठीक है, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन। ठीक है, ये था जो है इनकी किताब का नाम। तो आप इनको याद रखेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए इन्होंने एक किताब लिखी थी उनके बारे में। H.E. आर्मस्ट्रांग, ये भी 68,500 की परीक्षा में पूछा गया था कि ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है, इसी को कौन सा विधि कह दिया जाता है, खोज विधि। खोज विधि आप जानते हैं, ये ह्यूरिस्टिक किस शब्द से बना है, ह्यूरिस्को। किससे बना है दोस्तों, ह्यूरिस्को से बना है। और ह्यूरिस्को का मतलब क्या होता है कि मैं खोजता हूं। ठीक है, मैं खोजता हूं, तो ये ह्यूरिस्टिक विधि हो गई। तो डन है, याद हो गया पूरा। आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न है कि मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई। भैया ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाना चाहिए, संभवतः अब की बार ये परीक्षा में आपसे पूछा भी जाए। क्या है कि मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की। देखिए किस समिति की अनुशंसा पर हुई। देखिए ये हुई थी, आपको याद होगा कि नरेंद्र देव समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्कृत पर हुई। कब हुई थी, 1947 में। ठीक है, और कहां हुई थी दोस्तों, तो लाउदर रोड, इलाहाबाद। वर्तमान में ये क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया। तो लाउदर रोड, इलाहाबाद में 1947 में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई। ठीक है, डन है, मनोविज्ञान शाला आपको याद हो गया। राममूर्ति समिति, ये तो आपको कल ही बताया गया है, कल की क्लास में। राममूर्ति समिति 1990, 1990 और 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसी की संस्तुति करने के लिए क्या बनाया गया था, राममूर्ति समिति बनाई गई थी अनुशंसा के लिए। ठीक है, मतलब इसमें कमियां और जो भी चीजें परिवर्तन करने लायक हैं वो बताने के लिए क्या किया गया था, राममूर्ति समिति का गठन किया गया था। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। क्या आया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। ठीक है, हर्टांग समिति, हर्टांग समिति के बारे में आपने पढ़ा, 1929 में यह समिति बनी थी और अपव्यय अवरोधन को रोकने के लिए, कम करने के लिए यह समिति बनाई गई थी। यशपाल समिति 1854, यशपाल समिति 1854, माफ कीजिएगा 1854 कहां से दिमाग में आ रहा है। यशपाल समिति कब बनी थी दोस्तों,
फिर से देखिए, हाँ 1992 में बनी थी। कब बनी थी दोस्तों? 1992 में बनी थी यशपाल समिति, शिक्षा बिना बोझ के। क्या था इनका शीर्षक? था कि शिक्षा बिना बोझ के यशपाल समिति। और दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1993 में। कब दिया था? 1993 में। और यही रिपोर्ट क्या हुई? शिक्षा बिना बोझ के नाम से जानी गई। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो दोस्तों ब्रेल लिपि के जनक हैं आपके, देखिए, लुई ब्रेल। ये प्रश्न आपको 69,000 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है दोस्तों? तो लुई ब्रेल है। कौन है? लुई ब्रेल। अब यहीं पर प्रश्न आता है कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू करिए दोस्तों। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? एकदम मस्त क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर आना चाहिए कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए इसमें बाकी के ऑप्शन वैसे ही जोड़े गए हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनका कोई खास अर्थ नहीं है उन नामों का, ठीक है। तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि उत्तर दे दिया होगा कि ब्रेल जो है दिवस है वो कब मनाया जाता है। देखिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्या किया जाता है? 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अच्छे से एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ठीक है। ब्रेल लिपि में क्या होता है? वो स्पर्श करके पढ़ी जाती है। 6 जो है डॉट्स होते हैं, ठीक है, उभरे हुए डॉट्स होते हैं, इन्हीं को छूकर बच्चे पढ़ते हैं। तो ब्रेल लिपि के जनक आपको पता चल गया। देखिए लुई ब्रेल कहां के रहने वाले थे? ये भी आप देख लीजिए, फ्रांस के। कहां के? फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। आगे चलिए। बौद्धकालीन शिक्षा में मठ में प्रवेश हेतु कौन सा संस्कार किया जाता था? ठीक है, मठ में प्रवेश के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था? तो फटाफट से आप लोग उत्तर लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बारे में बड़े अच्छे से आपको पढ़ाया जा चुका है। एक एक चीज अलग से आपको बताई गई है, ठीक है। अगर आपसे केवल पूछे कि मठ में प्रवेश हेतु कौन सा संस्कार होता है, तो मठ बौद्ध धर्म में ही थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में जो शिक्षा के केंद्र बनाए जाते थे उन्हें मठ कहा जाता था। और बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश करने के लिए कौन सा संस्कार होता था? फटाफट से उत्तर देना शुरू कीजिए। तो आप लोगों ने उत्तर दिया होगा दोस्तों, तो डी वाला ऑप्शन सही है, प्रवज्जा संस्कार। देखिए एक प्रवेश करने के लिए और एक वहां से बाहर निकलने के लिए, 2 होते थे। अब देखिए प्रवज्जा होता था जब मठ में प्रवेश होना होता था। मठ में प्रवेश के लिए कौन सा होता था? प्रवज्जा, ठीक है। अब देखिए इसी में जो है, हाँ देखिए क्या होता था? प्रवज्जा होता था। अब जब इनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी दोस्तों, तब क्या होता था? उपसंपदा होता था, शिक्षा जब समाप्ति हो जाती थी। लेकिन होता यह था कि शिक्षा समाप्ति होने के बाद क्या ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे? तो नहीं। जो बौद्ध होते थे वो भिक्षु जीवन में प्रवेश करते थे। किसमें? भिक्षु जीवन में। क्यों? क्योंकि वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद भिक्षु बनते थे, वो गृहस्थ जीवन में नहीं होते थे, ठीक है। आगे देखिए दिया है उपनयन संस्कार। उपनयन का मतलब क्या होता है? उप मतलब समीप और नयन मतलब ले जाना, मतलब गुरु के समीप ले जाना। उपनयन का मतलब क्या हो जाता है? कि गुरु के समीप ले जाना। अब देखिए ये होता था आपका वैदिक कालीन शिक्षा में, जब बालक को, ठीक है, प्रवेश गुरुकुल में प्रवेश के लिए ले जाते थे, तो वहां कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार होता था। अब ध्यान से समझिएगा, ये शिक्षा प्रारंभ वाला संस्कार नहीं है उपनयन, ये गुरुकुल में ले जाकर शिक्षा देने वाला है। मतलब शिक्षा 2 तरीके से, एक तो घर पर ही प्रारंभ कर दी जाती थी और एक गुरुकुल में। तो वैदिक धर्म में, वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार तब होता था जब बालक गुरुकुल में गुरु के पास जाकर शिक्षा लेता था। तो ये हो गया उपनयन, मतलब गुरु के पास ले जाकर जब शिक्षा दी जाए। और अगर दोस्तों घर पर ही शिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू करना हो तो कौन सा संस्कार होता था? तो वो होता था चूड़ा कर्म संस्कार। इस संस्कार के बाद बालक को गृह पर ही जो गृह शिक्षा होती थी वो प्रारंभ कर दी जाती थी, ठीक है। लगभग 5 वर्ष की आयु में ये हो जाता था। समावर्तन संस्कार क्या होता है? वैदिक काल में जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो समावर्तन संस्कार होता था, और विद्यार्थी जीवन समाप्त करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए समावर्तन संस्कार किया जाता था। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताइए, और अपना स्कोर भी तुरंत फटाफट से टाइप करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों के जो पुराने स्कोर्स हैं वो मैं देखता हूं, और उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों के स्कोर दिखते हैं मुझे, ठीक है। 9, 10, 8, इससे कम तो किसी का स्कोर जल्दी मिलता ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए
आपने अभी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा, और विवेकानंद जी देखिए बहुत एकदम इतने सुलझे हुए स्वभाव के थे कि क्या ही बताएं। ठीक है, तो आप उनके स्वभाव से सीखिए कि आप भी सुलझे हुए बिल्कुल बनिए। और दोस्तों तब तक मेहनत करिए, तब तक मेहनत करिए जब तक आप एकदम आगे ना बढ़ जाइए। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेहनत पूरे अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी के बारे में आपको कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन ये तो तय है कि जब वैकेंसी आए तो दोस्तों आपकी एक सीट पक्की होनी चाहिए। अगर वहां पे आप चूक गए तो बहुत समस्या हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि आप वहां पर जाकर चूकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के लिए मैंने सूचना आपको दे दी है कि अगर मुझे लखनऊ जाना पड़ गया कल, तो हो सकता है कि शाम की क्लासेस आपको ऐसे ही रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। कोशिश करूंगा कि जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ मेहनत एक्स्ट्रा करके जाऊंगा, ताकि शाम को आप के लिए कोई ना कोई क्लास जरूर रहे, चाहे टेस्ट हो या जो भी रहेगा, लेकिन रहेगी जरूर। हाँ, और करंट की क्लास रेगुलर चलेगी, करंट की क्लास कभी बंद नहीं की जाएगी। जो भी हो, चाहे मुझे 3 बजे उठना पड़े, चाहे 4 बजे उठना पड़े, लेकिन क्लास आपकी एकदम रेगुलर चलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए विदा ले रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जुड़कर इतने तल्लीनता से आप लोगों ने आंसर किया। चलिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।